लैलूंगा विधायक चक्रधर सिदार जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं। ना प्रदूषण के बारे में उन्होंने कभी ध्यान दिया, ना स्कूल के बारे में ध्यान दिया, ना रोड के बारे में ध्यान दिया। पता नहीं कहाँ रहते हैं, ना फील्ड में दिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ काम करने वाला विधायक होना चाहिए, गरीबों का दुख सुख में सहयोग रहने वाला विधायक होना चाहिए। आने वाला समय में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गरीब जनताओं का दुख सुख में खड़े एनी टाइम रहूँगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत प्रयास करूँगी। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चले आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में। और रायगढ़ जिले का ये विधानसभा है लैलूंगा। लैलूंगा विधानसभा एक जाना माना विधानसभा है छत्तीसगढ़ राज्य का। काफी माइंस हैं यहाँ पे, इस एरिया में कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है लैलूंगा। लैलूंगा विधानसभा के लिए, रायगढ़ शहर के लिए एक जाने माने चेहरे, परंतु विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले, पहली बार दावेदारी प्रस्तुत करने वाले एक नए चेहरे से आज हम आपका परिचय करवाने वाले हैं। आज हम जिस व्यक्ति विशेष से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं उनका नाम है सुषमा खलखो जी। सुषमा खलखो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और ना ही अपने विधानसभा लैलूंगा के लिए और ना ही रायगढ़ शहर के लिए। तो चलिए आज हम इनका परिचय इनकी जुबानी जानते हैं, इनका परिचय रिकॉर्ड करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुषमा खलखो जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाश भाई, आपको भी बहुत बहुत हमारे लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में आप आए और हमारा मतलब गांव के प्रति, जनता के प्रति कि मेरे प्रति आप जानकारी इकट्ठा करने में आप सबने यहाँ पर उपस्थिति दी है, उसके लिए मैं आपके पूरे टीम को तहे दिल से बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। तो इसी सवाल को लेकर के हम फिर से बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा से दावेदारी प्रस्तुत करने वाले सुषमा खलखो जी के पास। तो सुषमा खलखो जी, अगर हम आपका परिचय आपकी जुबानी जानना चाहें तो वो कैसे होगा? जी, मैं श्रीमती सुषमा खलखो, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, छत्तीसगढ़, जिला रायगढ़, लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15। अविनाश भाई, मैं एक छोटे से गरीब घर से आती हूँ। जन्म गिरला ग्राम है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरे पापा कृषक हैं, अभी भी कृषक हैं वो। मेरे पिताजी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे और एक किसान होने के नाते बहुत ही संघर्ष किए। हम लोग 4 भाई बहन थे, जिसमें से एक लड़का था, 3 लड़कियां हम लोग थे। उसमें से मैं सबसे बड़ी थी और 3 बहन गांव में ही उनका शिक्षा अध्ययन हुआ। सबसे ज़्यादा मैं ही 12वीं तक पढ़ पाई, बाकी गरीब होने के वजह से तीनों बहनें नहीं पढ़ पाई। एक बहन 10वीं पढ़ी हैं, एक बहन 8वीं पढ़ी हैं। ऐसे करके उन लोगों का शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। उसके बाद मैं 12वीं तक लोदाम हाई स्कूल में मेरा शिक्षा पूर्ण हुआ, 12वीं तक पूर्ण की। उसके बाद में मुझे शादी कर दिया गया क्योंकि गरीब परिस्थिति थे। तो मेरा इच्छा तो थी कि मैं आगे और पढ़ूं, लेकिन पापा बहुत गरीब थे और रोजी मजदूरी भी करते थे, तो पढ़ा नहीं पाए। बेटी बोले कि आप बड़ी हो, छोटे आपके बहन लोगों को भी मेरे को पढ़ाना है, तो तुम इतना ही पढ़ो। और वैसे बोले, फिर मेरे को समझा के और मैं भी समझी और उसके बाद शादी के लिए मैं हाँ की। इस समय फिर मैं हाँ की तो मेरे मिस्टर श्री अरमान खलखो जी हमको देखने गए और मेरे ससुर जी भी गए, मेरी माता जी भी गई, सासू माँ, उन्होंने देख के आए, फिर मुझे पसंद किए। उसके बाद हमने भी हाँ भरी। माँ बाप का इज्जत रखना था, मान रखना था, सम्मान रखना था। उन लोग जैसा बोले वैसा मैंने किया। मेरे पति पुलिस में थे उस समय जब मेरी शादी हुई थी, तो हवलदार जी इसको बोलते हैं, हवलदार पद में थे।
उसके बाद में उन्होंने भी बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया, मुझे भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने डिग्री कॉलेज यहीं रायगढ़ में किया शादी के बाद। उसके बाद बीए हो गया मेरा और बच्चे भी हो गए थे उस समय, और बीए भी कर रही थी। मेरे सासू माँ भी थी और ससुर जी भी थे, सबको देखभाल करते हुए मैंने बीए किया। उसके बाद एमए के लिए राजनीति में किया। एमए के लिए कर रही थी तो एक दो बार एग्ज़ाम भी दी, लेकिन उसमें निकाल नहीं पाई। 4 नंबर के लिए मैं फेल हो जाती थी। तो फिर मेरा जिम्मेदारी बढ़ते गया, क्योंकि राजनीति फील्ड में आने के बाद मेरा जिम्मेदारी परिवार को देखना, बच्चों को देखना, और पति हमेशा बाहर रहते थे, है ना। वो अपने नौकरी पेशा में रहते थे, परिवार भी पालना है तो वो काम करके हमको पैसा देते थे, और उसी पैसा से हम पूरा परिवार पलते थे, और मेरा राजनीति में भी खर्चा होता था। तो मेरा शादी 1996 में हुई। तो 96, 97, 98 मेरे फिर 2 बच्चे हो गए 2-3 साल में ही। अब उन लोग छोटे छोटे थे, उनको भी पढ़ाना लिखाना, और मेरा खुद को भी पढ़ाई करना, तो समय नहीं मिल पाता था, इसलिए उतना ध्यान नहीं दे पाई पढ़ाई में। तो एमए कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद मेरे मिस्टर बोले 2000 में कि आप पढ़ी लिखी हैं, 12वीं पढ़ी हैं, बीए भी कर ली हैं, तो आप राजनीति में आ जाओ करके। राजनीति में आओगे तो दिमाग भी खुलेगा, है ना। 4 दीवारी में आप रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, ऐसे उन्होंने कहा। फिर राजनीति में मुझे निकाला। सबसे पहले 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य बनते थे, 5 रुपये रसीद काट के, 5 रुपये का रसीद हमने लिया और भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बना। उस समय विजय अग्रवाल जी पूर्व विधायक हुआ करते थे रायगढ़ विधानसभा से, तो उनके माध्यम से हमने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद 2 साल तो उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे कि पार्टी में ऐसे काम करना है करके, लेकिन 2003 में जब जनपद सदस्य के लिए उन्होंने मेरे को कहा कि आप गाड़ी वगैरह चला सकती हैं तो आप कर सकती हैं, फॉर्म भरो करके, उन्होंने फॉर्म भराया जनपद सदस्य के लिए। विधायक जी ने, पूर्व विधायक जो विजय अग्रवाल जी थे, उन्होंने अपने हाथों से फॉर्म को भर दिया, और हमने फॉर्म भर दिया। तो हम दोनों मिलके हमने फॉर्म को जमा करने के लिए गए। उस समय वास्तविक बात को मैं बताना चाहूँगी कि उस समय हमारे पास 200-250 भी नहीं था, तो वो 250-200 भी दूसरे लोग दे के हमको फॉर्म फिलअप कराया, और हमने फॉर्म भरा और चुनाव मैदान में हमने लड़ा, और लड़के अच्छा मतलब बहुमत से हर बूथ से हमको लीड भी मिला, आशीर्वाद जनता का मिला, प्यार मिला। तो हम जीते। जीतने के बाद में ऐसे इंटरेस्ट अब बढ़ते गया, मान सम्मान मिलने लगा हमको। तो काम करने का भी हमारा तो उद्देश्य यही है कि समाज सेवा करेंगे, गरीबों का सेवा करेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर हमने पार्टी भी ज्वाइन किया था। तो आज तक, जब से 2003 से ही आज तक, आज 2023 कंप्लीट होने को है, आज तक हमने राजनीति में संगठन ने दायित्व भी दिया। 2003 में ही मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया महिला मोर्चा का। उसके बाद में रायगढ़ जिला महिला मोर्चा का दायित्व दिया। उसके बाद में फिर मंत्री का दायित्व दिया, प्रदेश मंत्री का महिला मोर्चा में। उसके बाद में अभी उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है, और आज तक मैं उपाध्यक्ष अभी भी हूँ। जनपद 2 बार तक मैंने फाइट किया। 2003 में जनपद का चुनाव लड़ी, उसके बाद में फिर नगर निगम आ गया। नगर निगम होने की वजह से फिर चुनाव नहीं लड़ पाई। ये मेरा छोटा सा परिचय है राजनीति करियर में। महिला कभी भी एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बेटी होती है, तो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है महिलाओं के ऊपर। तो एक महिला होने के नाते आपने कैसे मैनेज किया आज तक के अपने राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को? देखिए, कठिनाई तो आती है, लेकिन इच्छा शक्ति मेन रहता है। जब किसी चीज़ को करने का जब इच्छा होती है तो हर काम आसान हो जाता है। एक तरफ बच्चे थे, सास ससुर भी थे, राजनीति में भी। वैसे तो माता पिता नहीं चाहते थे कि बहू, हम अकेले हैं, मेरे मिस्टर अकेले हैं और हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं, तो वो नहीं चाहते थे सास ससुर के राजनीति फील्ड में आए करके। लेकिन हम मिस्टर का भी सोच था तो राजनीति में आए, और सबको
संभालते हुए, माता पिता का भी सेवा करते हुए, बच्चों का भी परवरिश करते हुए हम राजनीति में आए। आज भी उसको सलीके से आप मैनेज कर रहे हैं? जी जी जी, आज भी। अभी तो माता पिता गुजर चुके हैं, नहीं रहे हमारे बीच में। बच्चे जब छोटे छोटे थे, अब वो लोग भी बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े होने के कगार पे हैं बच्चे अभी मेरे। जी। रायपुर में दोनों बच्चे हैं। पार्टियां और भी हैं हमारे देश में, प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनने के पीछे, या भारतीय जनता पार्टी कैसे आपको प्रभावित कर रही थी उस वक्त? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है और गरीब दुखियों का पार्टी है, युवाओं का पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, महिलाओं का पार्टी है। ऐसे बहुत सारे इतने अच्छाइयाँ हमारे पार्टी में जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी में। इसको देख के भी मुझे अच्छा लगा और मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में 2003 में, तो उनका कार्य बहुत अच्छा, उनका कार्य करने का तरीका, उनका कार्यशैली से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया कि इनसे जुड़ेंगे तो हमारा गरीब दुखी लोग का भी सेवा हो जाएगा अच्छा। और उसी तरतम्य में मैं काम करते गई। और हमारे जो क्षेत्र, मेरा जो क्षेत्र था, क्षेत्र क्रमांक 3, जो कि उर्दना, भेलवा टिकरा, बरलिया, दनोट, ये डुबान क्षेत्र में आता था। जो केलो डैम आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। वो जब डुबान क्षेत्र मेरे क्षेत्र में आता था, तो जब भूमि अधिग्रहण हुआ, डुबान में आने के पूर्व भूमि अधिग्रहण हुआ, तो उसमें मुआवजा बहुत कम मिल रहा था लोगों को। 4 लाख हेक्टेयर मिल रहा था। उसको हम सब ने मांग रखी, जहाँ पर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ा तो आंदोलन भी किए सब मिलके मेरे नेतृत्व में। और सीएम साहब थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उस टाइम में मंडल अध्यक्ष थी पार्टी का दायित्व, मंडल अध्यक्ष था मेरे पास और जनपद सदस्य थी। उस समय हमने बहुत ही आंदोलन किया अपने मांग को लेकर। जनताओं ने मुझे चुना है तो मैं जनताओं का ही सपोर्ट करूंगी करके मैं शासन में रहते हुए शासन का विरोध भी किया हमने, और उसका नतीजा भी मिला। जब फिर उसको पुनर्सर्वेक्षण किया गया तो उचित मुआवजा उनको, हम लोगों ने उचित मुआवजा मांग किया, तो 9 लाख हेक्टेयर उचित मुआवजा भी मिला। तो 7-8 गांव प्रभावित थे, 7-8 गांवों को मिला। उस टाइम बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा कि देखो ये मेरे पहल से आज इन गरीबों का ज़मीन जा रहा था, उनको मुआवजा मिला। तो ऐसे मेरा उत्साह काम करने का फिर बढ़ते गया। आपके राजनीतिक जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मेरा राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत संगठन को सर्वोपरि मानती हूँ, और दूसरा में मेरे पतिदेव हैं। मेरे पतियों के मार्गदर्शन में ही मैंने जो भी आज तक इस मुकाम पे पहुँची हूँ, इन्होंने ही मुझे बढ़ाया, इनके पद चिन्हों में मैं काम किया तो मुझे आज सफलता मिली है। और संगठन जो भी दिशा निर्देश देती है उसके अनुरूप मैं काम करती हूँ। संगठन ने निर्देश कर दिया कि ये काम करना है तो मैं बेखूबी से वो काम को करके और संगठन को प्रोजेक्ट करती हूँ। आपके राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो तो वो क्या रहे? जनपद क्षेत्र मेरा में वही आपको अभी पूर्व में मैंने बताया कि एक मेरे राजनीतिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण काम कि मुआवजा, उचित मुआवजा ग्रामीणों को मैं दिलवाई। वो बहुत ही कठिन समय था उस समय, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया पूरा गांव वाले मिलके, उसका भी हमको सफलता हासिल हुआ उसमें। तो उसके बाद में फिर मेरे को काम करते करते गरीबों का बहुत सेवा की मैं। कई ऐसे मतदाताओं को, जैसे हाइड्रोसिल का जो बीमारी होता है, अधिकतर गांवों में ये बीमारी पुरुषों में होता है, तो जगह जगह पर शिविर लगवा के उनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाना, और महिला जो बहन है जिनका गठान हो गया या तो गर्भाशय में कुछ ऐसा इन्फेक्शन आ गया तो उनका ऑपरेशन करवाना, ऐसे तमाम मैं छोटा छोटा काम को लेकर गरीबों के बीच में करती रही। और अभी तक वो काम को मैं कर ही रही हूँ। जैसे मैं जनपद सदस्य थी तो अधिकतर मिट्टी मुरुम का काम रोजगार गारंटी के तहत बहुत हमारे समय में चलता था, 2003 से लेकर 11 तक का। तो उसमें महिला स्व सहायता समूह होते हैं
उनको मैंने काम दिया था तालाब गहरीकरण करने के लिए जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा तालाब गहरी, सारे बहनें मिलके उसको बहुत ही अच्छा, जो कि एक सरपंच काम नहीं कर पाता है उस पे, लेकिन वो महिला स्व सहायता के समूह के बहनें बहुत ही अच्छा उसको काम करके और महिला तालाब गहरीकरण का काम किए थे। ऐसे कई प्रकार के रोड है, बिजली है, पानी है, मूलभूत जो समस्या मेरे नज़र में आती थी उसको मैं भरसक प्रयास करती थी और निदान कराने के लिए, और कई जगह पे सफलता भी मिली है। रोड भी बने हैं, हैंडपम्प भी खुदे हैं, ऐसे करके रोड, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ध्यान देती हूँ मैं। तेलंगा विधानसभा से अनेकों दावेदार अपनी दावेदारी रख रहे हैं, आपकी भी दावेदारी आ रही है, क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा तक पहुंच पाएंगे आप? जी देखिए, पहले तो मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता, एक मोदी जी का सिपाही ही मान के मैं काम करती थी, लेकिन अब इतना दिन हो गया मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। अभी जैसे 2 साल हो गया, 3 साल जब पार्टी में आ रहे हैं और उन लोग टिकट मांग कर रहे हैं, हम तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू संगठन के दायित्व में रह के काम कर रहे हैं, तो हमें भी सपना होती है कि हमें इच्छा जाहिर होता है कि हम भी विधायक बन के बेहतर सेवा पब्लिक को दे सकें, हमको भी मौका मिलना चाहिए, ये सोच लेके इस बार मैं दावेदारी में हूँ। पार्टी ने मुझ पर अगर विश्वास किया तो निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से काम करूंगी और भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप को खिलाने में अहम मेरा भूमिका रहेगा। 2018 में आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद उस हार को आप कैसे देखती हैं? क्या लगता है आपको, क्यों पार्टी सरकार में नहीं आ पाई पिछली बार? क्या है, आम पब्लिक ने जनादेश जैसा भी दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ कमी रही होगी। कांग्रेस की सरकार जब चुनाव 2018 में हुआ तो छत्तीसगढ़ में 36 वादा करके लोभ लुभावन घोषणा पत्र जारी किया था, जिससे भी हम आम पब्लिक उनके झांसे में आ गए थे। और वृद्धा पेंशन को बढ़ा देंगे, युवाओं के लिए रोजगार खोल देंगे, 2500 युवा रोजगारी भत्ता देंगे, वृद्धों के लिए 1000 से 1500 रुपया देंगे, ऐसे लोभ लुभाव ने घोषणा किया था, इसके चलते आम पब्लिक में रुझान आ गया। 5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का समाप्त होने जा रहा है, चुनाव के मुहाने पे छत्तीसगढ़ खड़ी है। ऐसे में अगर वर्तमान सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या रहे? पूर्व में जो सरकार कांग्रेस का है वो तो कुछ भी नहीं किया। जो पूर्व में योजना हमारे फूल छाप का सरकार, डॉक्टर रमन सिंह का जो सरकार था, कई योजनाएं गरीब दुखी के लिए संचालित किया था, वो योजना सबको भी बंद कर दिया है। तो अभी पूरी तरह से पब्लिक नाराज है। मोदी मोदी सब गाँवों में मतदाता लोग मोदी मोदी मोदी, कमल छाप का नारा लगा रहे हैं। और आने वाला, मोदी जी का चुनाव तो है नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे मोदी जी तो आने वाले हैं जी, लेकिन हमको मोदी फैक्टर ही जिताएगी, ये निश्चित है, मोदी फैक्टर ही जिताएगी हमको। और हम अभी जो प्रचार कर रहे हैं मतदान स्तर पे, बूथ स्तर पे, घर घर में, तो हम मोदी और कमल छाप के प्रत्याशी के लिए ही वोट मांग रहे हैं। 5 वर्षों के कार्यकाल पे क्या लगता है आपको, वर्तमान सरकार के माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल कैसे रहे? उनका 5 वर्ष पूर्ण हो गया है, लेकिन जन कल्याणकारी योजना उनका एक भी दिखाई नहीं देता है। जनहित में एक भी योजना नहीं बनाया गया है। नरुआ, गरुआ, घरुआ, बाड़ी ये सब है, और गोठान है। गोठान में हमने निरीक्षण किया था, गोठान में नया वहाँ पर गैया है, ना चारा है, ना वर्मी कंपोस्ट है, ना पानी है, कोई चीज़ उनका जो योजना लागू हुआ है सब योजना विफल है। मतलब सरकार को आप फेल? जी बिल्कुल, सरकार फेल है, उसका हमको आने वाला समय में रिजल्ट मिलेगा। एक तरफ आप सरकार को फेल साबित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के अनेकों शहर में, प्रदेश मुख्यालय रायपुर जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा करके सरकार अपने सभी वादे और दावों को पूरा करने की बात कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से अभी जनता जागरूक हो गई है, सब समझती है कि ये हमारे गरीब दुखी जनता का खून पसीना का पैसा से बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा रहे हैं। और जैसे सोनिया गांधी जी का आगमन रायपुर में हुआ था,
तो गुलाब का पंखुड़ी बिछा के उनके स्वागत में करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ था। ये आम जनता जान रही है। इनका जो दिखावापना, जो गरीब दुखी का पैसा है, खून पसीना का पैसा है, उसको ये गरीब दुख का विकास में होना चाहिए खर्चा, ना कि उनका स्वागत में होना चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है, आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। लैलूंगा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के वर्तमान विधायक के भी 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? विकास कार्य कहाँ है आपके विधानसभा में? हमारे लैलूंगा विधानसभा में 5 वर्ष पूर्ण होने का है। चक्रधर सिदार जी हैं कांग्रेस के विधायक। एक काम भी उनका बता दें। रोड हम लोगों ये रोड हमारे पास, आप लोग आए होंगे रायगढ़ से हमारे घर तक, ये रोड इतना खराब था। हम दोनों ने इतना पहल किए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, वो भी पद यात्रा एक बार निकाले थे। हम लोग विपक्ष में होते हुए अच्छा काम कर रहे हैं। रोड भी हमने बनवाया, पानी का जहाँ समस्या है वहाँ पानी का भी समस्या का निदान कर रहे हैं। और चक्रधर सिदार आज तक हमारे जनता में कहीं वो दिखता ही नहीं है, ना कि कुछ काम तो दूर की बात है, लेकिन उनका चेहरा ही नहीं दिखता है। आम पब्लिक बोलते हैं कि कैसे विधायक है, जीतने के बाद हम उनका चेहरा तक नहीं देखे हैं। ऐसे में उनका विकास कार्यों की क्या बात की जाए, पूर्ण रूप से निष्क्रिय विधायक हैं। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? चुनावी मुद्दे हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी योजना हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इतने सारे अच्छे अच्छे योजना है, योजनाओं को हम लेके जा रहे हैं, आम जनताओं को बता रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत हम बहनों को गैस और सिलेंडर, डबल बर्नर का चूल्हा दिया गया है, जिससे महिलाएं बहुत खुश हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर में शौचालय बना है, उससे भी महिलाओं को बहुत ही राहत मिला है। कई प्रकार का समस्या का समाधान करना पड़ता था, उससे निजात मिला है, तो उसमें भी खुश हैं। उसी प्रकार से मातृत्व अवकाश होता है, जो कर्मचारी बहनें रहती हैं उनके लिए, जैसे डिलीवरी के समय से लेकर 6 महीना का जो अवकाश दिया जाता है, उसमें भी कर्मचारी बहनें भी खुश हैं। इसी प्रकार से स्थानीय मुद्दा जो हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, सुझाव पेटी जो हर मंडल स्तर पे बांटा गया है। तो अपना अपना जो मंडल स्तर पे जो शक्ति केंद्र होते हैं, बूथ होते हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दा आ रहे हैं, रोड को लेकर या किसान को लेकर या गोबर खरीद बिक्री को लेकर, शासन के जो विफलता है या निष्क्रिय है या काम नहीं हो पाया है, उसको अपना अपना सुझाव पेटी में डाल रहे हैं। सारे हमारे मुद्दे हैं। आपके विधानसभा की अगर मैं बात करूं, लैलूंगा की अगर मैं बात करूं, तो लैलूंगा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा? लैलूंगा विधानसभा में कौन से इलेक्शन ब्लूप्रिंट पे चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे लैलूंगा विधानसभा, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है जी, आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा निवासरत हैं और किसान लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हम तो किसान का मुद्दा को ही लेके जाएंगे। रही बात रोड को भी लेके जाएंगे और ये बिजली का भी बात को लेके जाएंगे। उन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि हम सत्ता में आएंगे बिजली बिल हाफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने बिजली को ही हाफ कर दिया। बिजली भी बिल हाफ करना तो दूर की बात है, आए दिन लाइट गोल रहती है, तो इससे भी बहुत समस्या हो रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। लैलूंगा विधानसभा के जो विधायक हैं वो ना प्रदूषण के बारे में उन्होंने कभी ध्यान दिया, ना स्कूल के बारे में ध्यान दिया, ना रोड के बारे में ध्यान दिया। अगर वो चाहते तो फैक्ट्रियों से सार मद से चाहते तो वो बहुत कुछ काम करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कहाँ रहते हैं, ना फील्ड में दिखते हैं, ना कुछ कार्य को लेकर कभी ऑफिसों में दिखते हैं, कलेक्ट्रेट में, ना एसपी कार्यालय में, ना जिला पंचायत, ना कहीं विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं। लैलूंगा विधायक चक्रधर सिदार जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं। मैं चाहती हूं कि यहाँ
काम करने वाला विधायक होना चाहिए, गरीबों का दुख सुख में सहयोग रहने वाला विधायक होना चाहिए। आने वाला समय में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गरीब जनताओं का दुख सुख में खड़े एनी टाइम रहूंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत प्रयास करूंगी। महत्वपूर्ण यह मुद्दा होगा कि यहाँ लैलूंगा विधानसभा में सक्रिय विधायक हो। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मुद्दे छत्तीसगढ़ राज्य के चुनाव में कितना प्रभाव रखने वाले हैं? केंद्रीय मुद्दा ही हमारे लिए मुद्दा बन के रहेगा। केंद्र की बहुत सारे योजनाएं हैं, जो कि आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी का, जो कि केंद्र सरकार ने आवास का बेहतर सपना देखा था और सपना को पूर्ण होना था 2022 तक का। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सरकार भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जो हैं, उन्होंने गरीब दुखी का आवास को नहीं बनवा के और नाना प्रकार के अनावश्यक रूप से पैसा को खर्चा किया जा रहा है, जो कि आवास नहीं बन पा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर हम घर घर जा रहे हैं। और भी कई ऐसा योजना, बहुत सारे योजना हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और हर जनता को हम इस योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, गिना रहे हैं। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को भी बड़ा मुद्दा मानती है छत्तीसगढ़ के अंदर। धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, धर्मांतरण जो भी करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके विधानसभा लैलूंगा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ धर्मांतरण की क्या स्थिति है? धर्मांतरण हो रहा है ऐसा सुनने में आता है, लेकिन वास्तव में अंदर से देखा जाए तो पक्ष विपक्ष दोनों सामने आते हैं विषय। तो कई जगहों पे वास्तव में धर्मांतरण होता भी है, कई जगहों में नहीं भी होता है, ऐसे सुनने में आता है। अगर होता होगा तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? कौन से वादों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं? मैं जैसे अपने वादा ये रहेगा कि गरीब लोग जो वास्तव में पात्रता रखते हैं योजनाओं का लाभ लेने के लिए, ऐसे कई बहनें हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई विधवा हैं, उनको वास्तव में पात्रता सर्वे सूची 2011 का नहीं होने की वजह से आज उनको शासन का जो सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे मैं पहले अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, टिकट देती है, तो सबसे पहले मैं नीचे स्तर पे जाऊंगी, पंचायत स्तर पे, और उन सब बहनों को, उस सब भाइयों का, उस सब बुजुर्गों का सर्वे करवा के उनका समस्या का हल करवाने का भरसक प्रयास करूंगी। मेरा एक संकल्प रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मुझे जनता ने जिताया तो उनके लिए सबसे पहले मैं काम करूंगी। स्कूल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मूलभूत सुविधा तो करूंगी ही करूंगी। जब मैं जनपद सदस्य थी तो 2 हाई स्कूल मैंने बनवाया, उसके बाद वृद्धाश्रम भी खोला। वृद्धाश्रम में अनाथ बच्चों को, मजदूर वर्ग के जो बच्चे जिनके पेरेंट्स काम में छोड़ के चले जाते हैं, वैसे वैसे बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी वो बच्चे भी अध्ययनरत हैं और आगे वो योजना को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और विशेषकर जैसे मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए झूला घर होना चाहिए, ताकि झूला घर में बच्चे सुरक्षित से रहें, खेलते रहें, खाते रहें, सुरक्षित रहें। दूध मुहे बच्चे जो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार के, नाना प्रकार के घटना घटती हैं, तो झूला घर भी करने का कोशिश करूंगी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर काम करूंगी जो निश्चय स्तर पे कोई पहुंच नहीं पाता है, वैसे वैसे लोगों के लिए मैं काम करूंगी। जैसे वृद्धा पेंशन की बात हो, कई वृद्ध महिलाएं या सामान्य नागरिकगण ऐसे रहते हैं जो कि उनके यहाँ खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनको किसी कारणवश उनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। और विकलांग जैसे रहते हैं, विकलांग को भी पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको सर्वे सूची के आधार पे उनको नहीं मिल पाता है। सर्वे सूची 2011 का लागू मान्य है, इसलिए उनको नहीं मिल पाता है। तो वैसे वैसे कई ऐसे समस्या हैं, उन समस्या का अगर दायित्व मिला
और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनी और फूल छाप के सरकार बना तो मैं ज़रूर नीचे स्तर से मैं काम करूंगी और जनता को सहयोग करूंगी। यही मेरा संकल्प और यही मेरा वादा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में महिला उपाध्यक्ष का पद रखते हो आप, ऐसे में पूरे प्रदेश की महिला आपसे इंस्पायर होती हैं, आपसे प्रेरणा लेती हैं। अगर पूरे प्रदेश की महिला बहनों से अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण पे काम करूँगी। जैसे आज हर गांव में, हर बूथ में, एक गांव में जैसे 10 समूह हैं, 10 समूह के बहनों को जागरूक करूँगी, उनको सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ाने का काम करूंगी। जैसे कि सिलाई मशीन के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम करूंगी, या पार्लर के माध्यम से हो, या सिलाई बुनाई या कढ़ाई या अचार पापड़ जो भी जैसे समूह द्वारा जो दिया जाता है, ये सब उनको रोजगार देके उनके उत्थान के लिए मैं सबसे पहले प्राथमिकता महिला स्व सहायता समूह को दूंगी। छत्तीसगढ़ के सभी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की नारी अबला नहीं सबला है। आज की नारी आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे मिलाकर काम कर रही है और यही करेगी और भी आगे बढ़ेगी। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या हो? जी, मैं आप सभी ले लूँगा विधानसभा के नागरिकों से मेरा अपील है कि 2023 आने वाला विधानसभा में किसी को भी टिकट मिले, कमल छाप हमारा प्रत्याशी होगा। और मेरा निवेदन आप सबसे है, अपील है कि भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, कमल छाप को जिताकर, और आने वाला 2024 में भी सांसद ऐसा प्रत्याशी बनाएं जो कि महापंचायत, भारत के बहुत बड़ा पंचायत होता है महापंचायत, वहाँ पर हमारा सदस्य बैठे और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छा निर्णय ले, गरीब दुखी के प्रति अच्छा निर्णय ले और ज़्यादा से ज़्यादा कमल छाप पर बहुमत देकर विजय बनाएं। यही बात बोलते हुए आप सभी का प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। तो ये थी हमारे साथ सुषमा खलखो जी। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं महिला मोर्चा की। लगातार 2 बार ये जनपद सदस्य रही हैं रायगढ़ से, और वर्तमान में ये महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग संभावित प्रत्याशियों से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, हम उनका परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा खलखो जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया।